लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कौन प्रोपोर्शनेशन के बारे में। डिस्प्रोपोर्शनेशन दोबारा बताना है, चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखिए बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन अगर सेम एलिमेंट का रिडक्शन होता है, ठीक है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन हो, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था डिसम्यूटेशन रिएक्शन है। इसका एग्जांपल बताया मैंने आपको, H2O2 जब H2O और O2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि H2O2 में जो ऑक्सीजन है ये आपको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। ठीक है, इधर आपको प्रोडक्ट साइड में H2O के अंदर ऑक्सीजन आपको -2 में मिलता है और O2 के अंदर 0 में मिलता है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है? आपने देखना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे -1 से -2 में जा रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, और ये -1 से 0 में भी जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है बेटा। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, इसके और एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है वो। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 0 में है और प्रोडक्ट साइड में एक में तो +1 बन जाता है और एक में -1 बन जाता है, यानी कि एक में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉपर जो है +1 में है, ये +2 और ये 0 में। यहाँ पे +1 से 2 में भी जा रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और +1 से 0 में भी जा रहा है यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों प्रोसेस सेम एलिमेंट के ऊपर हो रहे हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब भी अगर कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हो बेटा। डिस्प्रोपोर्शनेशन इतना ही था। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। अब देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या था? एक एलिमेंट का सेम ऑक्सीडेशन हो रहा था और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब उस रिएक्शन को आप उल्टा करके देखो तो देखिए, प्रोडक्ट साइड में आप एक एलिमेंट देखो। ठीक है, अब देखिए एक सेम एलिमेंट आपका -2 में था, ये भी 0 में जा रहा है यानी कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर वही एलिमेंट था और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग था और इसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों स्पीसीज जो है अल्टीमेटली एक फाइनल सेम स्पीसीज के ऊपर आ रहे हैं। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स ईच कंटेनिंग सेम एलिमेंट, 2 रिएक्टेंट हैं जिनके अंदर सेम एलिमेंट हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है, फॉर्म ए प्रोडक्ट इन विच एलिमेंट इन्वॉल्व रीच द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये दोनों रिएक्ट करके और सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे अगर रीच कर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसको आप समझ सकते हैं उल्टा। ठीक है, इस रिएक्शन को उल्टा करके देख लो, आपको मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। ये रिएक्शन हो सकता है आपको कहीं पे ना दिखाई दे। ठीक है, बहुत कम चांस है कि आपके सामने ऐसी रिएक्शन कोई आएगी। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा? बोलिए, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये सारा का सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही चल रहा है। अभी भी बहुत सारी बातें बची हुई है, ठीक है, उन सभी को अभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को, या कहाँ कहाँ आपको दिखती है नेचुरल लाइफ में। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका कोरोजन। ठीक है बेटा, कोरोजन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। कोरोजन के अंदर होता क्या है पहले समझ लो। कोरोजन के अंदर सबसे पहली बात, एक रिफाइंड मेटल
जनरली एक रिफाइंड मेटल जो है वो मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो केमिकल फॉर्म आपकी हो सकती है ऑक्साइड भी, हाइड्रोक्साइड भी, या सल्फाइड भी, इनमें से कोई भी, या इसके अलावा भी कोई और स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, सबसे पहली बात अपने आप होता है, ठीक है, किसी को करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था नेचर के अंदर मोस्टली एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, मोस्टली एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है बेटा। अब आयरन भी आपको कंबाइंड फॉर्म में ही मिला होगा। आयरन जो है जनरली हमें Fe2O3 एंड Fe3O4 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट से इस तरह की फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है बेटा। खुदाई करके मिनरल की फॉर्म में आपको इस तरह से मिलता है, ये कंपाउंड मिलते हैं, डायरेक्टली आयरन नहीं मिलता है कभी भी, ठीक है ना। ये बात आप याद रखें हमेशा। बेटा पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आज काम पूरा हो गया लगभग, ठीक है। एक दो चीजें रहती हैं तो थोड़ा बहुत काम करके मैं आपको शाम तक पक्का ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए अर्थ में आपको जो है जनरली मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अब आयरन जो हम यूज करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू निकाला होता है, ठीक है ना। आयरन को हम प्रोसेस करके, यानी कि इन ऑक्साइड्स और से हम आयरन को निकालते हैं, जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल में उसको पढ़ेंगे अच्छे से किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोसेस करके इसको निकाल दिया जाता है। अब ये जो आयरन बना है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, रिएक्टिव सब्सटेंस है। रिएक्टिव सब्सटेंस हमेशा क्या चाहेगा, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, ना कि अनकंबाइंड फॉर्म में। आपने अपने यूज के लिए आयरन को कंबाइंड फॉर्म से अनकंबाइंड फॉर्म में बना लिया, ठीक है, ताकि आप जो है गाड़ियां बना सको, पिलर्स बना सको, बिल्डिंग्स बना सको। इस तरह से आपने जो है इसको यूज करने के लिए निकाल लिया। लेकिन ये तो बना दिया आपने अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल सब्सटेंस यानी कि रिफाइंड सब्सटेंस अब क्या करेगा, अब ये वापस से अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, और गेन करने के लिए क्या करेगा, वो केमिकली रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके वो कोई भी कंपाउंड बना सकता है। ये ऑक्साइड बना सकता है, हाइड्रोक्साइड बना सकता है, सल्फाइड बना सकता है, क्लोराइड बना सकता है, कुछ भी बना सकता है बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहली बात, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है, अपने आप होता है, ठीक है। किसके साथ होता है, तो किसके साथ होता है आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा उन एलिमेंट्स के साथ में होता है जिनको आपने जबरदस्ती नेचर से निकाल लिया है, ठीक है। मोस्टली एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमने जबरदस्ती निकाले, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जबरदस्ती निकाला हमने, आयरन है जबरदस्ती निकाला है, क्रोमियम है जबरदस्ती निकाला, ठीक है। तो ये जबरदस्ती निकाले हुए एलिमेंट अनस्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो दोबारा रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसी ग्रेजुअल डिग्रेडेशन को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो इट इज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, यूजुअली ये मेटल के साथ में होता है, ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। और ये केमिकली रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। आपने जो है रस्टिंग होती हुई देखी होगी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई सब्सटेंस था, चेन थी आपके पास, तो चेन जब आप नई लेके आते हो तो जनरली ऐसी दिखती है, सिल्वरी दिखती है आपको, या ग्रेइश दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए उसको पानी के एक्सपोजर में ज्यादा रखा, ठीक है, या कुछ समय बाद वो अपने आप इस तरह से ब्राउनिश कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोरोजन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये कोरोजन जो है लगभग हर एक एलिमेंट के ऊपर होता है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो ये इन जनरल कोरोजन को पढ़ते हैं। तो कोरोजन होने की वजह क्या है, ये भी आपको पता लग गई। स्टेबल होना चाहते हैं एलिमेंट, ठीक है। स्टेबल क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि आपने जबरदस्ती नेचर से निकाल लिया उनको प्रोसेस करके, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोरोजन के अंदर ही हम जो है स्पेशली पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ कोरोजन है, ठीक है, जो स्पेशली आयरन के लिए हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए
आयरन का जो कोरोजन होता है उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, अब ये रस्ट होता क्या है, ये रस्ट जो है आयरन का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये मोस्टली आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड के ऊपर पिक्चर के अंदर दिखाया था। ठीक है, ये ऑक्साइड बनता कैसे, दिस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ आयरन, आयरन जो है रिएक्शन करता है, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन कैटालिटिकल प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर। ठीक है बेटा, तो क्या क्या होता है, कुल मिला के आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और वाटर जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है ए सब्सटेंस which alters rate of reaction। ठीक है बेटा, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है, रेट का मतलब होता है एक, मतलब एक चेंज का मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए एक साल में होनी थी, कोई काम एक साल में होना था, अगर उस काम को आप कैटलिस्ट ऐड करके कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस, अंशु बेटा या तो लीव कर जाओ या इधर ध्यान दे लो। देखिए बेटा, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। मान लीजिए कोई चेंज आपका एक साल में होना था, तो अगर उसके अंदर आप कैटलिस्ट डालते हो तो वो क्या करता है, वो उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को जल्दी करवा देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी आयरन का आर्टिकल है तो उसको अगर आप पानी से दूर रखोगे तो उसके ऊपर रस्टिंग बहुत मतलब बहुत देर से होगी, बहुत टाइम लेगा उसके लिए रस्टिंग होने के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर उस आर्टिकल को, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप अगर सिंपली बिना किसी टीचर की या किसी गाइड की हेल्प से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर वहीं पे आपको कोई गाइड या कोई टीचर मिल जाता है तो उस पढ़ाई को आप जो है बड़े कम टाइम में बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो टीचर क्या होता है, जनरली एक कैटलिस्ट होता है जो कि केवल रेट को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, जनरली रेट यहाँ पे घटता है। ठीक है, यानी कि टाइम कम लगता है। और कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ पे कैटलिस्ट को आप समझ सकते हो कि ऐसा ऐसा एक सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, यानी कि जो रिएक्शन एक मतलब ज्यादा टाइम के अंदर होनी थी उसी रिएक्शन को कम टाइम में लेके आ जाता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और कैटलिस्ट के बारे में हम डिटेल में बाद में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको केवल इतना ही पता करना है। ठीक है बेटा, इसके और भी एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपने शायद पहले भी देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर CO2 प्लस H2O गिविंग C6H12O6 प्लस O2, ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में। अब यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हुआ देखा होगा आपने पक्का। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है बेटा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट अप कर देता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का काम होता है, ये ध्यान रखना आपने। तो वाटर का काम क्या है, केवल एज ए कैटलिस्ट है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुल मिला के रिएक्शन होनी आयरन और ऑक्सीजन के बीच में, वाटर कैटलिस्ट की तरह हेल्प करेगा।
ठीक है। और देखिए रस्ट के अंदर क्या होता है, तो रस्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रस आयरन 3 ऑक्साइड। ये 3 का मतलब क्या है, ये रोमन में लिखने का तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, यानी कि ये जो आपका कंपाउंड बनेगा ये क्या है, हाइड्रस आयरन 3 ऑक्साइड। 3 का मतलब क्या है, आयरन जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और हाइड्रस का मतलब क्या है, हाइड्रस का मतलब यहाँ पे डॉट करके XH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हाइड्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। द प्रोडक्ट थस फॉर्म्ड आर फ्लेकी इन नेचर। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये आपका फ्लेकी नेचर का होता है। ठीक है, फ्लेकी का मतलब क्या है, ये जो रस्ट मिलेगा आपको ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और सरफेस से लीव कर जाएगा। आप रस्टी थिंग के ऊपर अपना हाथ फिरा के देखोगे ना, तो आपके हाथ के ऊपर पूरा का पूरा रस्ट लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो बड़े आसानी से उस सरफेस पे निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही वो रस्टी सरफेस आपका निकला, वैसे ही आपका नया आयरन जो था वो एक्सपोज हो जाएगा और फिर से इसका रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक आपका पूरा का पूरा आयरन आर्टिकल खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, काफी पुरानी चीज जो रखी होंगी आपके घर पे आयरन आर्टिकल्स की, तो वो चीजें लगभग खत्म हो जाती हैं ड्यू टू रस्टिंग। ठीक है, ये इसकी वजह होती है। ठीक है बेटा, अब इसमें रिएक्शन आप देख सकते हैं, आयरन जो है 3/2 O2 के साथ रिएक्ट करता है, XH2 ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये डायरेक्टली वहीं पे जा रहा है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज भी देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आयरन जो आप देख सकते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन 0 में है, हाइड्रोजन +1 में, -2 में। आयरन जो है इधर +3 में आ जाएगा, इधर -2 में, +1 एंड -2। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं आयरन का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +3। तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, और O2 का क्या हो रहा है, O2 जो है आपका 0 से लेकर -2 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन इन ऑक्सीजन स्टेट। और रिडक्शन को हम क्या, रिड्यूस करना, अगर कहीं पे रिडक्शन इन ऑक्सीजन स्टेट मिलता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है रस्टिंग के बारे में। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए बेटा मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग है। अब ये चीज वैसे तो 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में आती है, ये 12th क्लास का टॉपिक है मैकेनिज्म किस तरह से होता है, लेकिन हल्का फुल्का आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है। ये जो आप ब्लू कलर का देख पा रहे हैं ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, जो कि आयरन का सरफेस या तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से ले सकता है या पानी का एक्सपोजर अगर डायरेक्टली होगा तो वहां से ले सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मेटल की टेंडेंसी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की। तो ये जनरली जो है आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। ठीक है, जनरली। लेकिन आपने देखा कि आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाता है। वो कैसे जाता है, तो देखिए आयरन +2 में तो आराम से चला ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन आयरन को +2 से +3 में बनाने का जो जिम्मा होता है वो ऑक्सीजन का होता है। +2 में जब आयरन है आपके पास तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से प्रोसेस होता है। कुल मिला के यहाँ पे 3 तरह की रिएक्शन होती है। सबसे पहले आयरन का खुद का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन लूज करना ही चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो आयरन जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एक्वा स्टेट में चला जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पानी के अंदर घुल गया, ठीक बात है। अब अब क्या होगा उसके बाद, ये जो बाहर से ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, बाहर से जो ऑक्सीजन आएगी वो वाटर के अंदर तो मिली मिली होगी, साथ के साथ बाहर से भी आपका आयरन सरफेस जो है कैप्चर कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है ऑक्सीजन और ये H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि O2 का चेंजमेंट जो है ये -2 के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखना है। तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे -2 था, तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के अंदर Fe2+ डायरेक्टली O2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, Fe2+ जो है यहाँ मैंने आपको बताया था, Fe2+ O2 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनाता है Fe2O3। ठीक है, तो Fe2O3 आपका रस्ट बन जाता है ब्राउन कलर का, और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है बेटा,
ये था रस्टिंग ऑफ आयरन। अब काफी बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि आयरन की रस्टिंग हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं। एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड, ऐसा पूछ लेते हैं, जबकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं कि आयरन जबकि कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तब भी एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता है। ठीक है बेटा, आपके स्कूल के अंदर जो गेट वगैरह लगे हुए हैं, गेट खिड़कियां, वो सब सारी की सारी एल्यूमिनियम की बनी हुई है और वो कोरोड नहीं करती है। ठीक है ना, ऐसा क्यों, ये पूछ लेते हैं काफी बार। तो देखिए इसका सिंपल सा रीजन है। सबसे पहली बात, आयरन एल्यूमिनियम का भी कोरोजन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है बिल्कुल ही। लेकिन देखिए कोरोजन एक स्पेशल तरह का कोरोजन होता है। यहाँ पे देखिए मैं दो सरफेस लेके चल रहा हूँ, एक तो आयरन सरफेस और एक एल्यूमिनियम सरफेस। ठीक है, दोनों का कोरोजन होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आयरन कोरोड करेगा तो यहाँ पे आपका Fe2O3 बनेगा। और Fe2O3 का नेचर कैसा, फ्लेकी नेचर है, यानी कि जैसे ही बना वैसे ही जो है ये सरफेस से बाहर निकलने की टेंडेंसी रखता है। आप इसको आसानी से घिसा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो ये सरफेस से दूर चला जाता है और जो नीचे वाला आयरन है वो एक्सपोज हो जाता है, फिर से वो रिएक्ट करता है अंदर वाला, और ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल ये आयरन का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो जनरली जो है आयरन के ऑब्जेक्ट इस तरह से खत्म हो जाते हैं पूरे के पूरे। ये क्यों होता है, ड्यू टू फ्लेकी नेचर ऑफ Fe2O3, केवल इसकी वजह से होता है। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, एल्यूमिनियम का भी कोरोजन होता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है Al2O3। अब Al2O3 जो होता है ये फ्लेकी नेचर का नहीं होता है, ये जैसे ही बनता है ये सरफेस के ऊपर चिपका रहता है पूरा का पूरा। ठीक है, जितना भी Al2O3 बनेगा एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा अच्छे से, बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा। ठीक है ना, आप इसको स्क्रैच भी बहुत मुश्किल से कर पाओगे, इतना स्टेबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये फ्लेकी नेचर का नहीं होता है, मतलब इसको आप बड़े आसानी से रिमूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये जो Al2O3 है ये तो भाई स्टेबल है, अब ये तो रिएक्ट करने से रहा, और अंदर वाला जो एलिमेंट वो इससे प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो Al2O3 बना है ये गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है बेटा, ये गार्ड की तरह काम करता है और एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एटमोस्फेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एटमोस्फेरिक सब्सटेंसेस क्या 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 होते हैं, ऑक्सीजन, H2O, ठीक है, नाइट्रोजन, इन सबसे प्रोटेक्ट करता है और एल्यूमिनियम बचा रहता है, जबकि आयरन आपका कोरोड कर जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनका उनका नेचर जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर कोरोजन। समझ आया इतना, बोलिए। हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। समझ आ गया ना पूरा, तो इतनी बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं इसको और आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोरोजन में एक और टाइप आप पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। ठीक है, रस्टिंग तो आपने पढ़ लिया, रस्टिंग होता है आयरन के लिए, ठीक बात है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए टार्निशिंग होता है। एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो है ऑक्साइड लेयर बनती है जो कि काफी स्टेबल होती है। ठीक है, तो उसको भी हम टार्निशिंग ही बोलते हैं। तो सबसे पहले टार्निश क्या होता है, टार्निश जो है एक थिन लेयर ऑफ कोरोजन होता है। ठीक है, एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है कोरोजन की। ठीक है, ये जनरली जो है आपकी कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इस तरह के एलिमेंट्स के लिए पाई जाती है। हम जो है केवल कॉपर और सिल्वर की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या होता है, इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो केमिकल रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, और सिंपली टार्निशिंग का मतलब होता है लूजिंग शाइनिंग। ठीक है, या लॉस ऑफ शाइनिंग, लॉस ऑफ शाइनिंग, ये सिंपल मतलब होता है टार्निशिंग का। ठीक है,
धुंधलापन बोलते हैं हिंदी में इसको। तो जनरली क्या होता है, आप देखोगे कि कॉपर और सिल्वर, ये मान लीजिए सिल्वर की स्पून है, ये सिल्वर की स्पून जो है कुछ टाइम बाद इस तरह से कलर चेंज करने लग जाती है, चांदी की चीजें पहनती है, ठीक है। और वो चांदी जो है जब आप खरीदते हो तब बहुत चमकीली होती है, लेकिन आप खरीदते हो तब बहुत चमकीली होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो अपना कलर जो है फेड करने लग जाता है, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है टार्निशिंग, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए, टार्निशिंग हमेशा ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से ही हो। आपने पढ़ा कि एल्यूमिनियम की टार्निशिंग, एल्यूमिनियम भी जो है अपना एक लस्टर लूज कर देता है। आपने अपनी विंडोज देखी होंगी स्कूल वाली, ठीक है, गेट्स देखे होंगे, तो वहां पे सिल्वर के गेट्स हैं, सॉरी इसके एल्यूमिनियम के गेट्स हैं, लेकिन वो चमकते नहीं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो अपनी शाइनिंग लूज कर चुके हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और वहां पे बन चुका Al2O3, ठीक है बेटा। तो हमेशा टार्निशिंग ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से ही हो, टार्निशिंग की वजह जो है और भी हो सकती है। जैसे कि सिल्वर की टार्निशिंग के अंदर, सिल्वर के टार्निशिंग के लिए आप जो है आपको H2S रिक्वायर्ड होता है, H2S जरूरी होता है, ठीक है। तो सिल्वर क्या करता है, सिल्वर H2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S बनाता है, और Ag2S का कलर जो है ब्लैक होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ब्लैक कलर डिपॉजिट होता जाएगा आपके आर्टिकल के ऊपर, वैसे वैसे आपके आर्टिकल का कलर जो है फेड होता जाएगा हल्का हल्का, ठीक है ना। जितनी चमक पहले थी उतनी चमक अब नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से जो है मैग्नीशियम रिबन के साथ होता है। मैग्नीशियम भी क्या करता है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ करके रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है थोड़ा सा डल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये डल होता है, इसका मतलब शाइनी नेचर नहीं रह पाता है, ठीक है। तो ये है आपके पास टार्निशिंग के बारे में। यहां तक समझ में आया बेटा, बोलिए। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये था टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, और नेक्स्ट अपने पास टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। देखिए बेटा, मैंने आपको बता दिया टार्निशिंग क्या होता है। टार्निशिंग का कुल मतलब ये है कि जो शाइनी लस्टर है उसका खत्म हो जाना। खत्म क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ होती है, तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर जो है ये CO2, O2 और H2 इन तीनों चीजों के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट तो है ही, साथ के साथ इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड ये जो है, इसकी वजह से इसको पूरा नाम दे दिया जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। बेसिक क्यों बोला, क्योंकि इसका नेचर जो है बेसिक होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई कॉपर आर्टिकल है, ठीक है, कॉपर के बर्तन है, तो वो जनरली ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन होने की वजह क्या है, इस कंपाउंड का बनना, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, USA में ये स्टैच्यू है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जब बनाई गई थी तो ये कॉपर से बनाई गई थी, इसका एक्चुअल कलर ब्राउन था, ये था इसका कलर, ठीक है, जो इधर आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर था। ये इस तरह की स्टैच्यू ये दिखती थी जब ये बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये आपको ग्रीन पड़ने लगी, ग्रीन दिखने लगी, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो स्टैच्यू है इसने कार्बन डाइऑक्साइड O2 और H2O के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये टार्निश हो गया, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन जो है इसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉपर है ये कॉपर जीरो स्टेट के अंदर है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर +2 में चला गया, ठीक है, कॉपर +2 में चला गया और ऑक्सीजन -2 में चला गया। तो कुल मिला के कॉपर का जो है ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है बेटा।
यह है tar principle ऑफ कॉपर के बारे में। ये बात क्लियर है बेटा, बोलिए। ये बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बात ये भी आती है कि क्या आप इस स्टैच्यू को वापस से ब्राउन बना सकते हो, इस चेंज को उल्टा कर सकते हो? हाँ बेटा, सोचो इसके बारे में। क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं? क्या इस ग्रीन कलर को हम वापस से ब्राउन बना सकते हैं? है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? हाँ बेटा, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ बेटा, ये तो पक्की बात है कि इसको रिवर्स तो पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है आपका इस पूरे स्टेच्यू के ऊपर, उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर उसको पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे तो थोड़ा बहुत वजन तो कम होगा उसका, लेकिन हम इसको ब्राउन दोबारा से बना सकते हैं। जैसे कि कॉपर आर्टिकल जो होते हैं आपके घर पे, अगर वो ग्रीन हो जाते हैं तो उनको हम साफ करते हैं लेमन से। ठीक है, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आपकी मम्मी या दादी से पूछना। ठीक है, इस तरह का काम हम कर सकते हैं। तो कोई भी कॉपर आर्टिकल है तो उसको, उसका अगर कलर जो है ग्रीन हो गया है तो उस ग्रीन कलर को हम हटा सकते हैं, पूरा रिमूव कर सकते हैं। ये लेयर पूरी की पूरी जो है रिमूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस उल्टा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ठीक है, लेकिन इस लेयर को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूव करने का तरीका है लेमन आप यूज करो। ठीक है, लेमन क्या होता है? एसिडिक होता है। तो कुल मिला के आप इस बेसिक नेचर के सोल्ट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दोगे। ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, और इस लेयर को, यानी कि इस आपके आर्टिकल को छोड़ के निकल जाता है बाहर। ठीक है, आप उसको वॉश आउट कर सकते हो। तो ये तरीका है इसको साफ करने का। ठीक है बेटा, इसको साफ कर सकते हैं, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? बोलिए। इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस लेयर को हम साफ कर सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया। ठीक है बेटा, इसको लिख लेना अच्छे से। तो लेमन क्या करता है? लेमन बेसिक कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होता है एक तरह से। ठीक है, वाटर सोल्यूबल, और दिस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर आर्टिकल। इस कंपाउंड को हम बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं बाय रबिंग, बाय स्क्रबिंग। ठीक है, कोई भी प्रोसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, ये है टार्निशिंग ऑफ कॉपर के बारे में। हाँ बेटा, ये अजीब अजीब नाम नाम जो लिख रहे हैं अपने, ये नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। अपने नाम से आए। जो भी अपना नाम बदल रहे हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी भाई। भाई, आर सर। आगे बढ़ते हैं।
बेटा आज इतना ही करते हैं, टाइम होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिख पा रही मुझे। बेटा कॉपर का कलर ब्राउन हो जाएगा टार्निश रिमूव करने के बाद। ठीक है, रिमूव होने के बाद जैसा कलर था वैसा हो जाएगा। कॉपर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कॉपर का कलर ब्राउन होता है, ये ध्यान रखना आपने। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नंबर है आपके पास। ठीक है।